आत्मनिर्भर राष्ट्र के महान शिल्पकार, परम चेतना के साक्षात विग्रह पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ सभी ऋषि परंपरा के पूज्य संतगण, पूज्य साध्वीगण को प्रणाम करता हूँ तथा पूज्य स्वामी जी के संकल्पों के अनुरूप विश्व निर्माण के लिए शिल्पित हो रहे ईश स्वरूप यहाँ छात्र छात्राओं में अंतर्भुक्त ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी जी शिक्षा की चर्चा कर रहे थे और शिक्षा के माध्यम से दक्षता और रोजगार या प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा संकट ही पूज्य स्वामी जी इस देश का ये है कि हमारी शिक्षा दक्षता से पूर्णतः कट गई है। जो प्रातः प्रारंभ में आप बोल रहे थे कि शिक्षा मात्र सूचना नहीं है, ये हमारी जो विशाल विराट गुरुकुलीय परंपरा थी उसमें समस्त 14 विद्याओं और 64 कलाओं की जो चर्चा थी वो इसीलिए थी कि विद्या, शिक्षा मात्र सूचना का संग्रहण नहीं है। हमने बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित तो कर लिया, लेकिन उसको जीवन में उसका उपयोग कैसे करेंगे, वह कौशल और दक्षता, कॉम्पिटेंसी जिसको कहते हैं आजकल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जिसको हम कलाएं कहते थे हमारे विराट गुरुकुल परंपरा में, अगर वो नहीं है तो हम स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। और कोई भी विश्व, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, जीवन में आने वाली चुनौतियों के समाधान की दृष्टि से उसके अंदर आवश्यक कौशल, स्किल न हो, तब तक कोई भी आत्मनिर्भरता की बात मात्र कल्पना की बात। भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में पूज्य स्वामी जी ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय में, प्राच्य विद्या में अध्ययन करने वाले लोग कैसे 100% रोजगार में समाहित होंगे। उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण बता दूं कि विगत 2-2.5 वर्षों से जो पूज्य स्वामी जी का संकल्प था और जिस पर भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया और नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया कि संस्कृत मूलक शिक्षा होनी चाहिए, अपनी सांस्कृतिक जड़ों और वैचारिक जड़ों से जुड़ाव होना चाहिए शिक्षा का। उसके लिए मैं स्वामी जी के निर्देश पर पूरे भारत में समर्थ व्यक्तियों की तलाश करने लगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस उद्देश्य में सहायता कर सकते हैं। तो हमें आंशिक रूप से प्राच्य विद्याओं के ज्ञाता तो मिले, लेकिन उसका जो एक संपूर्ण बोध, एक समग्र बोध, समस्त सांस्कृतिक धाराओं से समावेशित वैचारिक पुंज जिसके अंदर हो, जो वास्तव में हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रमों के और पुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक हो सकता हो, ऐसे बहुत ही कम लोग मिले। माने अकाल सा है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ से हो गए, माने खोजने पड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। कहते हैं ना, दूरबीन लगा करके, जैसे कई उन्होंने कहा ना कि भाई इस चीज़ की खोज किसने की, उस चीज़ की खोज किसने की। तो हमें अपने ऋषि चेतना से अनुप्राणित, सनातन बोध से और पूरे अपने ऋषि की परंपरा के बोध से अनुप्राणित विद्वानों को खोजना पड़ रहा है। उसका अकाल सा पड़ा हुआ है। एक बात मैं बीच में और बोल देता हूँ, ये जो विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल चल रहा है आस्था पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, विश्वविद्यालय के लिए नंबर है 8954 555 999, 8954 555 999 ये नंबर है।
इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके और विद्यालय में विश्वविद्यालय में आना है तो वेबसाइट के ऊपर जाकर के जरूर देखें। पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट और भारतीय शिक्षा बोर्ड में क्या हो रहा है उसकी भी वेबसाइट आप जाकर के देखेंगे, आपको पता लगेगा एक नवयुग के निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। उसको बता रहे थे कि जिन सब्जेक्ट्स में पढ़े हुए लाखों करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी उपयोगिता क्या है, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। और जिनकी 100% उपयोगिता है, जिसमें निर्भ्रांत रूप से आपके जीवन को लेकर के, आपके करियर को लेकर के कोई संकट नहीं है, वो विद्या हम यहां पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बोध नहीं। जब हम पुस्तकों का विरेचन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड का विस्तार पूरे देश में क्रमशः हो रहा है, आने वाले 3 से 5 वर्षों में हजारों विद्यालय होंगे। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे समर्थ शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो आधुनिक शिक्षा के साथ जो हमारे शास्त्रों में गर्भित ज्ञान है उसको कैसे समन्वित और समेकित रूप से हम अपनी नई पीढ़ी को स्थानांतरित करें, अंतरित करें, उसके लिए हमें समर्थ शिक्षकों की आवश्यकता होगी। और वो समर्थ शिक्षक वही होगा, या तो वह आधुनिक विज्ञान का ज्ञाता हो या वो प्राच्य विद्या का ज्ञाता हो। हमारे शिक्षा बोर्ड के लिए तो उपयोगी होगा, और सबसे अधिक उपयोगी होगा जब वो प्राच्य विद्या को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में उसको बोध होगा। और पतंजलि विश्वविद्यालय में जब हमने देखा कि योग विज्ञान में जो अध्ययन कराया जाता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बच्चे सिर्फ योग सूत्र ही नहीं याद करते या योग के दर्शन को ही नहीं जानते, बल्कि वह योग के पीछे जो शोधपूर्ण जो वैज्ञानिक अवधारणा है उसको भी पूरी तरह आत्मसात करते हैं ज्ञान के संदर्भ में। तो ऐसे बच्चे हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में बहुत ही अधिक सफल रूप से, उत्पादक रूप से रोजगार पा सकते हैं, क्योंकि हमने योग को भी 9वीं से 12वीं तक एक विषय स्वतंत्र रूप से रखा है। हमने आयुर्वेद को भी एक जीवन शैली और स्वास्थ्य के, समग्र स्वास्थ्य के विषय के रूप में रख रहे हैं। संस्कृत हमारी पहली से लेकर के 12वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में है, दक्षता के रूप में। ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल के रूप में है संस्कृत, कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रावधान होना चाहिए सरकार के स्तर पर भी कि इस देश में जो भी व्यक्ति पढ़ता है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्राथमिक कक्षाओं में ही, प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा का सामर्थ्य होना चाहिए। क्योंकि हमारे समस्त ज्ञान परंपराएं अधिकांशतः, समस्त न भी हों लेकिन 70-75% जो भारत की ज्ञान निधि है वो संस्कृत साहित्य में ही निहित है, संस्कृत भाषा में ही निहित है। तो यदि हम जड़ों से जुड़ने की बात करते हैं तो उसका जो माध्यम है भाषा संस्कृत, उससे अगर नहीं जुड़ते हैं तो हम उसमें कटाव, हमारा अलगाव बरकरार रहेगा, बना रहेगा। इसलिए हमें इन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह पूज्य स्वामी जी भी की अवधारणा भी है, और हम लोग शिक्षा बोर्ड में भी ये कह रहे हैं कि संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ फैमिली की जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जिनमें अधिकांश पर तो संस्कृत का प्रभाव है, लेकिन जिनमें कम प्रभाव भी है, उन भाषाओं का भी, जैसे तमिल है, जैसे संगम लिटरेचर है, तो संगम लिटरेचर का भी पूरा बोध होना चाहिए संस्कृत साहित्य के साथ साथ। इसके लिए समर्थ शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि मूल्य आधारित शिक्षा और मूल्य संवर्धित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा भारतीय शिक्षा की जो नई नीति है उसमें बार बार इस पर जोर दिया गया है कि वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस होने चाहिए। वैल्यूज क्या होंगे? मॉरल एथिक्स, नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक सहभागिता, इपिस्टेमिक वैल्यूज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की का बोध हो,
पॉजिटिव वर्क एथिक्स, सकारात्मक वातावरण हो कार्य करने का, क्यूरियासिटी इन वंडर्स, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो, कौतूहल हो, किसी विषय में जानने के बारे में उनके मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा हो, और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का मूल्य बोध हो। जड़ों से जुड़ने की बात क्यों है बच्चों? आपके मन में भी कभी आ सकता है कि शास्त्र स्मरण क्यों? एक दो बच्चों ने कभी मैं जब यहाँ गुरुकुल में आया तो उन्होंने कहा साहब शास्त्र स्मरण करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने उनको उस दिन समझाया था कि देखो यह उम्र आपकी जो है, इसी उम्र में आपको स्मरण पूर्णतः हो भी सकता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो एक मंत्र एक श्लोक याद करने में भी आपको पसीने छूटेंगे, एक दिन लग जाएगा। यह उम्र ऐसी है जिसमें कि आपको आपके अवचेतन के बोध में समस्त हजारों साल ऋषियों के तप से जो ऋतंभरा प्रज्ञा आई, उसका बीज तत्व आपके बीज में आ जाएगा। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सहज रूप से हजारों साल का ऋत, उसका ज्ञान आपके व्यक्तित्व का, वो चेतन मस्तिष्क का, प्रज्ञा का हिस्सा हो गया। माने ऋषियों, सैकड़ों हजारों ऋषियों के बोध से आप युक्त हो जाते हैं शास्त्र स्मरण करके। कितना बड़ा तत्व है ये! एक साथ सैकड़ों हजारों ऋषियों की मेधा से युक्त होने का उपाय है शास्त्र स्मरण। और जड़ों से जुड़ने का मतलब भी ये बेटा, यदि आप अपनी जड़ों से जुड़ने का मतलब ही यही है कि हमारी पूरी कल्चरल जर्नी में, सांस्कृतिक यात्रा में, दार्शनिक यात्रा में जितने भी विचार प्रवाह, ज्ञान प्रवाह थे, उनका जो मूल तत्व है उसका बोध आपको बहुत ही सरलता से, सुगमता से हो जाए, और इसीलिए शास्त्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो बच्चे शास्त्रों में निष्णात हैं वह जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण है सजीव, व्याकरण और दर्शन का व्यक्ति, मैनेजमेंट गुरु भी हो, आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अर्थ शास्त्र का ज्ञाता भी हो। कल पूरे रास्ते हरिद्वार से आते समय मैंने उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान ले रहा था, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि व्याकरण और दर्शन का अध्येता अर्थशास्त्र के समस्त तकनीकी शब्दों को उसके सही संदर्भों और सही अर्थान्विति और सही बोध के साथ जुड़ा हुआ। ऐसा इसलिए है, जैसा पूज्य स्वामी जी भी प्राय कहते हैं, शास्त्रों से, व्याकरण से आपकी मेधा में अपरिमित वृद्धि होती है, अपरिमित विकास होता है। आप अनंत से जुड़ते हैं, अनंत की अहेतु की कृपा से जुड़ते हैं, अपनी ऋषि प्रज्ञाओं से जुड़ते हैं, अपने विरासतों से जुड़ते हैं। जब ऐसा जुड़ाव पैदा होता है तो आपका व्यक्तित्व सर्व समावेशी व्यक्तित्व होता है, ऑल इंक्लूसिव पर्सनालिटी हो जाती है। जब ऑल इंक्लूसिव पर्सनालिटी होती है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी जो दक्षता है, कॉम्पिटेंसी है, उसका एप्लीकेशन हो जाता है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राच्य विद्या पढ़ करके ही नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे तब एम्प्लॉयमेंट होगा, ये भ्रामक है। आप जब प्राच्य विद्या पढ़ते हैं तो कोई ऐसी विज्ञान की शाखा नहीं है जिसका बोध हमारे प्राच्य दर्शन और हमारे भारतीय संस्कृत के साहित्य या कुछ हद तक पाली के साहित्य में न मिलता हो, तमिल संगम लिटरेचर में न मिलता हो। उसको आधुनिक संदर्भ के साथ, आधुनिक जीवन के साथ कैसे जोड़ेंगे? जैसे एक छोटा सा उदाहरण है बच्चों, उपवास, जो पूज्य स्वामी जी आजकल बार बार उसकी महिमा के विषय में बताते रहते हैं समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से। उपवास हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है सदियों से। कोई धार्मिक मान्यताओं के रूप में हम निरंतर इसको मानते रहे हैं, त्योहारों से इसको जोड़े हुए हैं, लेकिन आज जब
नोबेल प्राइज मिलने लगा है उपवास के शोध पर, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैंसर से भी मात देने के लिए, बड़े बड़े रोगों से मात देने के लिए उपवास की गरिमा की जब चर्चा होने लगी है, तब यह समझ में आता है कि उपवास तो वैज्ञानिक है, अन्यथा एक सामान्य बोध ये होता है कि धार्मिक है, इससे ईश्वर की सिर्फ प्राप्ति होगी। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का साधन भी हमारे ऋषियों ने विज्ञान के साथ अध्यात्म को आत्मसात करते हुए दिया है, खंड खंड में नहीं दिया है। ये अखंड बोध है सनातन का। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, शास्त्र स्मरण जब करेंगे, शास्त्र के बोध से आप प्लावित होंगे, शास्त्र के ज्ञान से अभिसिंचित होंगे और प्राच्य विद्याओं से पूर्णतः निष्णात होंगे, तो भारत की सनातनता, भारत की जड़ों से जुड़े होंगे। भारत की जड़ों और सनातनता से जुड़ने का मतलब है कि पूरे विश्व संस्कृति को एक दिशा देने की स्थिति में आप एक गौरवशाली व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को गढ़ेंगे। और ऐसे संदर्भ में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई दे सकता है आपको, तो दे सकते हैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से खुलने वाले जितने विद्यालय हैं, उसमें शिक्षा और उसमें दीक्षा और उसकी विद्या, उसकी कलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हुए इस मां अलकनंदा की प्राकृतिक गोद में, अद्भुत परिसर में अवस्थित इस विराट पतंजलि कन्या गुरुकुलम की दिव्यता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।